हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में आपको भाषा बिल्कुल हम बिगिनर से यानी शुरू से शुरू कर रहे हैं। यह वीडियो आपको क्लास 10th के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में तथा हिंदी व्याकरण से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम में सहायता करेगा। अगर आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे यानी टीईटी, बीटेट, सीटेट, जो भी एग्ज़ाम हो इस तरह का, उसमें अगर आप हिंदी को एक भाषा के रूप में चुनते हैं तो वहाँ भी यह व्याकरण आपको बहुत लाभदायक होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि भाषा, बोली और लिपि क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा क्या है कि जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचार को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं या दूसरे के विचार और भाव को हम जानते हैं, वह भाषा कहलाता है। मिसाल के तौर पे कि अलग अलग राष्ट्र अपने अलग अलग विचारों को प्रकट करने के लिए अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करता है। जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, उर्दू भाषा बोलते हैं अपनी विचार रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, जो हम अपनी एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा, उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे संविधान में भाषाओं की अगर बात करें तो 22 भाषाओं का जिक्र है। जो संविधान ने उसे मान्यता दी है उसमें 22 भाषा शामिल है। इसमें हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, कन्नड़ है, मराठी है। तो इस तरह से हम अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन भाषा का या जिन माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा है। अलग अलग राष्ट्र जैसे सऊदी अरबिया है तो वो अपने विचार अरबी भाषा में रखता है ना। इंग्लैंड है तो वो अपना विचार इंग्लिश भाषा में रखता है। तो जो भी अपने विचार का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है वह माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो भाषा के रूप अलग अलग हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब यह है कि जब हम अपनी कोई बात मौखिक रूप से आमने सामने बैठकर किसी को कह देते हैं और सामने वाला जब वह बात सुन लेता है और हमारे विचार से वह सहमत हो जाता है तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे आप देखते होइएगा कि बड़ी बड़ी रैलियों में जन समूह आते हैं, लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पर जो लीडर होते हैं, नेताजी, वो आकर के अपनी बातें रखते हैं। मौखिक रूप से वो अपनी बात रखकर चले जाते हैं। तो ये भाषा का मौखिक रूप है जो अपने विचार को रखे और लोगों ने सुना। चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो जिसमें धर्मगुरु आते हैं और अपना उपदेश देते हैं और इस तरह से लोग जो उस धर्म के अनुयायी होते हैं, अगर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं तो वहाँ मौलाना साहब आएंगे और अपनी बातें कहेंगे। हिंदू धर्म के लोग हैं तो वहाँ पे फिर शंकराचार्य आते हैं और वो अपनी बातों को रखते हैं और फिर जो उनके अनुयायी, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो वहाँ बैठ करके सामने उनके सुन रहे होते हैं और फिर सुन करके वो इस तरह से अगर उनके मन में कोई प्रश्न आता है तो फिर वो उनसे पूछते हैं यहाँ पर और फिर वो उनका जवाब पाते हैं। तो इस तरह विचारों का जो आदान प्रदान मौखिक रूप से डायरेक्ट पूछ करके हो रहा है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है यानी ओरल लैंग्वेज है। दूसरा है भाषा का जो रूप वो लिखित भाषा है यानी रिटेन लैंग्वेज। जब हम अपनी कोई बात किसी भाषा में लिख करके जब अपनी बात प्रकट करते हैं तो वो उसका रिटेन फॉर्म होता है, रिटेन लैंग्वेज, लिखित भाषा। जैसे कि हमें अगर स्कूल से छुट्टी लेनी है, तो हम क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखते हैं। अपने हेडमास्टर के नाम, अपने प्रिंसिपल के नाम हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं और हम उसमें बताते हैं कि हमें तबीयत खराब है या हमें किसी फंक्शन में जाना है, उसके लिए हमें छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक लिखित रूप से हम वहाँ पर अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। या अगर सरकार कोई नियम लाती है या कोई बात पूरे समाज के लिए कोई कानून बनकर आता है तो वहाँ पे वो उसका क्या आता है कि एक लिखित आता है कि इसमें ये काम करने हैं और ये काम नहीं करना है। तो इस तरह से अब वो लिखित बात क्या होता है कि वो जो विचार होती है वो उसमें उल्लेख किया रहता है, उसमें लिखा रहता है। तो ये भाषा का क्या हो गया? लिखित रूप हो गया। भाषा का जो तीसरा सबसे बड़ा रूप है वो है सांकेतिक भाषा यानी कोड लैंग्वेज। सांकेतिक भाषा का मतलब ये है कि कोई बात
ना हम बोल करके कहेंगे ना लिख करके कहेंगे, वहाँ पे उसके लिए हम कोई संकेत बना देते हैं। और संकेत बनाने के बाद क्या होता है कि वो बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जैसे जब आप सड़क पे चलते हैं तो सड़क किनारे कहीं पे देखते होइएगा कि एक बोर्ड पे बच्चे बैग लेकर के खड़े हैं, तो मतलब ये है कि वहाँ पर ये संकेत दिया जा रहा है कि आसपास में कोई स्कूल है। या कहीं पर जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि हॉर्न का बना करके और काट दिया जाता है, यानी यहाँ पर आपको ये संकेत दिया जा रहा है। वो भाषा का ही एक रूप है, सांकेतिक भाषा, कोड लैंग्वेज, कि आप वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाएं, हॉस्पिटल है। या कहीं पे आपको इस तरह से एक टर्न दिया रहता है, इसका मतलब क्या है कि आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर टर्न लेना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। तो इस तरह से ये जो सड़कों के किनारे संकेत है, कहीं कहीं पे आप अपने हाव भाव से, चेहरे के एक्सप्रेशन से बता देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमको कोई बात ना कहनी है तो हम ना लिख करके ना कहते हैं, ना जबान से ना कहते, सीधा ऐसे सर हिला देते हैं। तो ये क्या है कि एक संकेत दे दिए कि ये ना है। अगर हाँ करनी है तो हम ऐसे सर हिला देते हैं। इससे क्या है कि एक संकेत मिल जाता है कि ये ना है या हाँ है। तो अपने हाव भाव से भी हम संकेत को प्रकट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का जो भाषा है वो हो गया सांकेतिक भाषा, यानी भाषा को हम लोग 3 रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाषा का 3 अलग अलग रूप हो गया कि हम अपने विचार बोल करके प्रकट कर सकते हैं, लिख करके प्रकट कर सकते हैं, या फिर कोई साइन बना करके, कोई कोड बना करके हम अपनी बात को वहां पर प्रकट कर सकते हैं दूसरे तक, या दूसरे की बातों को हम जान सकते हैं। अब है बोली यानी डायलेक्ट्स। तो बोली है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो बोली है। लगभग भारत में 1600 के आसपास बोलियां हैं। यानी कि हम ऐसे कहें कि भाषा एक क्षेत्र विशेष पर बदलती है, जबकि बोली लगभग हर 100 किलोमीटर पर बदल जाती है। बोली में क्या है कि भाषा को लिखित रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन बोली को हम नहीं लिख पाएंगे। बोली हर एरिया का अलग अलग होता है, तो अलग अलग जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो बोली कहलाता है। जैसे दरभंगा में मिथिला, उसी तरह से अगर हम बात करें भोजपुर का तो वो आ रहा भोजपुर में भोजपुरी भाषा, और अलग अलग जिला में अलग अलग भाषाओं का जो चलन है, तो ये क्या कहलाता है, भाषा का क्षेत्रीय रूप ये बोली कहलाता है। अब है भाषा के प्रमुख अंग। तो भाषा के प्रमुख 3 अंग है किसी भी भाषा का, चाहे वह हिंदी हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर उर्दू जबान हो, हर लैंग्वेज के जो है वो 3 अंग है। पहला अंग है अक्षर, जिसको इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, दूसरा है वर्ड, और तीसरा है सेंटेंस यानी शब्द और वाक्य। अक्षर किसे कहेंगे, ये भाषा का जो प्राथमिक अंग है उसमें से है। तो जो सबसे पहला अंग है वो है अक्षर। तो विभिन्न ध्वनि के लिए, ध्वनि मतलब जब हम जबान से बोलते हैं तो जो आवाज उत्पन्न हो रही है ध्वनि है, उसके लिए एक निश्चित चिन्ह दे दिए। जैसे क बोले तो क के लिए इस तरह का एक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह इस तरह का एक क है। उसी तरह से अगर हम बोले ख, तो ख के लिए ये एक सांकेतिक चिन्ह है। अगर हम कहते हैं आ, तो आ के लिए ये सांकेतिक चिन्ह है। तो इस तरह का जो सांकेतिक चिन्ह दिया जाता है एक निश्चित ध्वनि के लिए, क एक ध्वनि उत्पन्न हुआ उसके लिए सांकेतिक चिन्ह है। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो ए के लिए सांकेतिक चिन्ह इस तरह का है, डी के लिए इस तरह का है। तो इस प्रकार का जो भी सांकेतिक चिन्ह जो हम बोलने के दौरान जो हमारे जबान से, हमारे कंठ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उस ध्वनि के लिए जो सांकेतिक चिन्ह दिया जाता है वो अक्षर कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अक्षर जो है यानी लेटर जो है किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी कोई इकाई नहीं है। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अक्षर है। और ये क्या एक तरह से एक सिंबल है। अक्षर लेटर जो है क्या है, सिंबल है, जो अलग अलग ध्वनि के लिए, अलग अलग साउंड के लिए अलग अलग सिंबल बनाया गया है। हिंदी भाषा में अगर बात करें तो ये अलग अलग दो आगे हम पढ़ेंगे कि स्वर और व्यंजन करके, तो अलग अलग इसके चिन्ह हैं और वो उनकी संख्याओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो भाषा का अंग है वो है शब्द।
तो अक्षर शब्द किसे कहते हैं? शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। शब्द कहते हैं अक्षरों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह यानी कि या शब्द हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसमें एक से ज्यादा लेटर शामिल हो, एक से ज्यादा अक्षर शामिल हो, लेकिन अक्षर के साथ साथ उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अगर अर्थ नहीं है तो फिर वो शब्द नहीं है। जैसे हम क और ख जोड़ दिए, क ख एक साथ दो वर्ड हो गया, एक दो लेटर हो गया क और ख, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये कोई शब्द नहीं बनेगा। तो शब्द तभी कहलाएगा कि अक्षरों का सार्थक समूह हो, यानी जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो वह शब्द नहीं कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर दिया है मदन, मदन कोई नाम है, उसी तरह दिया है पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग अक्षरों का समूह है, एक म, द और न, तीन अक्षरों का समूह मदन है जिसका एक मतलब नाम हुआ। उसी तरह प, स और प, ये भी तीन अक्षरों का एक समूह है जिसका अर्थ हुआ फूल। तो ये जो अक्षरों का सार्थक समूह है इसे हम लोग शब्द कहते हैं। उसके बाद जो भाषा का तीसरा अंग है वो है वाक्य। वाक्य किसे कहेंगे? कि शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। यहाँ पे अक्षर किसको कहते हैं, सॉरी शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को। और वाक्य किसे कहते हैं? सेंटेंस किसे कहते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि अक्षर शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। शब्दों का समूह है लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो फिर वो वाक्य नहीं है, वो एक अलग अलग शब्द है। लेकिन अगर शब्दों का कोई समूह है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, जैसे बच्चे मेला देख रहे हैं, मतलब ये है कि बच्चा मेला में जाकर के वहाँ घूम फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है। लेकिन बच्चे मेला, अगर ये अक्षर का दो शब्दों का समूह हो गया बच्चे और मेला, इसका लेकिन कोई अर्थ नहीं है, बच्चे और मेला का एक साथ कोई अर्थ है ही नहीं, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य कब कहलाएगा? जब अक्षरों का समूह हो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, बिना अर्थ के वह वाक्य नहीं कहा जा सकता है। तो ये अब इस तरह से भाषा के तीन अंग हो गए, अक्षर, शब्द और वाक्य। इसके बाद है लिपि। तो लिपि किसको कहते हैं? कि भाषा का प्रयोग करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह, जैसे क, ख, ग, घ, अ, आ, ई, उ, अथवा अक्षरों की जो बनावट है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। ये जो संकेत है या इसका जो बनावट है, किस तरह का वो बनाया गया है, यही जो है लिपि कहलाता है। तो हर लैंग्वेज का अलग अलग लिपि होता है। जैसे हिंदी के लिए हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, उर्दू की जो लिपि है वह फारसी है, अंग्रेजी की जो लिपि है वह रोमन है। तो अलग अलग, क्योंकि सबका अलग अलग लेटर है, अलग अलग अक्षर है। हिंदी के लिए इस प्रकार का सांकेतिक चिन्ह है, वहीं अंग्रेजी के लिए इस प्रकार का, अंग्रेजी के लेटर्स का इस प्रकार का सांकेतिक चिन्ह है, उर्दू के लेटर का इस प्रकार का सांकेतिक चिन्ह है। तो ये जो सांकेतिक चिन्ह दिया गया है, तो इस सांकेतिक चिन्ह को की जो बनावट है इसी को हम लोग लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये लिपि क्या है? कि जो अक्षरों के बनावट का जो तरीका है वो उसका लिपि कहलाता है। तो हर लैंग्वेज के लिए अपना अलग अलग एक लिपि होता है। तो आज हम लोग जाने कि भाषा और उसके रूप, बोली, भाषा के अंग क्या क्या है तथा लिपि किसे कहते हैं। आगे हम लोग कल से शुरू करेंगे कि व्याकरण क्या है, और व्याकरण में फिर हम आगे पढ़ेंगे सारी बातों को।